गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर कर रहे हैं मुगल साम्राज्य। इसमें बेटा हम ये पढ़ चुके हैं मुगल कौन थे, मतलब ये कहाँ से आए, कैसे हम ये चंगेज का जो चंगेज खान था और जो ईरान का एक वंश था जिसको तैमूर शासक के नाम से जानते हैं, उन दोनों के यहाँ से ये जुड़े हुए थे। इसमें मुगल सैन्य अभियान हमने पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग जो मुगल शासक हुए उन्होंने अलग अलग सैन्य अभियान चलाया, अपनी सेना को आगे बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को अपने क्षेत्र में लाने के लिए। फिर यहाँ पर मुगल सम्राट की जो तालिका थी मैंने आपको ये भी पढ़ाई थी। इसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे जहांगीर से शुरू। जहांगीर का जो इसमें पीछे हमने अकबर वाले में पढ़ा था कि जो नाम था राजकुमार सलीम के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन बाद में इसी का नाम क्या पड़ा, सम्राट जहांगीर। ये देखिए, ये है इसकी पिक्चर जो एक तस्वीर बनवाई गई है वो। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। 1605 से 1627 तक इसने मतलब इसका जो शासनकाल था वो रहा। अब इसने क्या किया, कैसे किया, वो हम इसमें रीडिंग में पढ़ते हैं। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मतलब जैसे जो अकबर था, अकबर ने जो अपनी सैन्य अभियान सेना को आगे भेज रखा था, विस्तार कर रहा था, वैसे ही इसने उन अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों को की सेवा स्वीकार की। मतलब जो मेवाड़ का शासक था अमर सिंह, उसने क्या किया, उसने मुगलों का शासन स्वीकार कर लिया, वो इनके अधीन हो गया। इसके बाद सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए। अहोम वही एरिया है जिसके बारे में आप सेकंड सैम में जाकर वैसे पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ अहोम जो है वो लोग हैं जो असम के अंदर रहते थे, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। अब मतलब जो सिख, अहोम और अहमदनगर, यहाँ पर जो अभियान चलाए जहांगीर ने, यहाँ पर वो सफलता हासिल नहीं कर पाया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, देखो यहाँ पर इसका नाम भी खुर्रम है, मतलब कुछ है, बाद में जब सम्राट बने तब कुछ और नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे जहांगीर सलीम नाम था लेकिन जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही शाहजहां खुर्रम नाम का व्यक्ति था, राजकुमार कहलाता था, लेकिन प्रसिद्धि किस नाम से मिली, शाहजहां ने विद्रोह किया। मतलब जहांगीर का जो अंतिम टाइम चल रहा था, फिर इसके विद्रोह में इसी का बेटा जो था वो खड़ा हो गया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। हाशिए का मतलब क्या होता है, किनारा, मतलब समाप्ति कर देना, ठीक है। तो इसको समाप्त करने की कोशिश की जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, लेकिन वो समाप्ति से नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट जो शासक उभरा वो था जहांगीर। 1627 से 1658 के बीच शाहजहां, मैंने जहांगीर गलती से बोल दिया, शाहजहां ये वही व्यक्ति है जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये इसकी पिक्चर दी गई है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्कन मतलब जो दक्षिण का एरिया था, दक्कन का जो पठार है उसकी तरफ अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अफगान अभिजात खान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। ये सारे इसके मतलब जो अभियान थे उनके बारे में बताया गया है। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। मतलब इसका ये अभियान जो था ये असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। जो कांधार था वो किसके हाथों में चला गया, सफाविद के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। जो अहमदनगर था वो मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। मतलब सुलह मतलब समझौते का निवेदन किया कि भाई हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। मतलब गद्दी को लेकर झगड़ा हुआ। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब औरंगजेब एक ऐसा क्रूर व्यक्ति भी बताया जाता है कि बहुत ही क्रूर था, ठीक है, जिसने देखो अपने भाइयों को ही मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया। अपने ही बाप को उसने आगरा के किले के अंदर कैद करके छोड़ दिया।
अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 और 1707, ये इसके शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन जो था हमारे देश में हुआ था। जैसे 1707 जो दिया हुआ है तो इसके आसपास ही 1600 ईस्वी में ही अंग्रेजों का आना शुरू हो गया था, लेकिन अच्छे से अंग्रेज जो थे वो इसके राज में आज आए थे। अब इसके जो कारनामे थे वो पढ़ते हैं। यस, 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। मतलब 1663 था उसमें जो अहोम थे उनको इसने हरा दिया, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मतलब जो उत्तर पश्चिम में जो यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध जो अभियान चलाए गए थे वहां इसको सफलता तो मिली, वो लेकिन अस्थायी थी, मतलब लंबे समय तक नहीं टिक पाया वहां पर। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब देखो मारवाड़ में जो राठौड़ राजपूत थे वो भी मुगलों के खिलाफ हो गए। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप, क्योंकि मुगल जो थे राजपूतों के मामलों में मतलब इंटरफेयर करने शुरू कर दिया था, अपना हाथ उनके मतलब उनके मामलों में डालने लग गए थे इस वजह से। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। शिवाजी का वहां पर अपमान किया गया और शिवाजी फिर वहां से भागे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। मतलब फिर से उन्होंने अभियान चलाए, क्योंकि जो मराठा सरदार, इसमें जो सेंटेंस रह गया था, मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। उसके बाद इन्होंने उनको कैद किया और कैद से वो फिर भाग निकले। फिर उन्होंने खुद को एक मुगल मतलब खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित करके मुगलों के विरोध करना शुरू कर दिया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। बाद में लास्ट में कहाँ भाग गया वो? सफाविद ईरान भाग गया, जो राजकुमार अकबर था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब, अब आप सोच रहे हो ये अकबर कहाँ से आ गया? ये अकबर इसी के पुत्रों में है, इसको अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, मराठा जो थे वो छापामार मतलब एक तरह से गोरिल्ला टेक्निक जो शिवाजी ने अभी मतलब उसको डेवलप किया था, गोरिल्ला टेक्निक, युद्ध जो तकनीक होती है उसको, तो उस पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। मतलब इस पद्धति को, जो छापामार पद्धति थी, गोरिल्ला टेक्निक थी, इसको कमजोर करने के लिए औरंगजेब ने खुद अपने अभियानों का प्रबंध किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मतलब अब चारों तरफ से इसका विरोध होने लग रहा है। पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ? कहते हैं कि उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। आपस में जो इनके आगे वाली जो पीढ़ियां थी वो लड़ती रही। नेक्स्ट, इसमें एक अंतिम शासक भी हैं जिनका नाम आएगा, वो इसमें जिक्र नहीं दिया गया, वैसे आपको बता देता हूँ। बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगलों के अंतिम बादशाह थे, जो 1857 की क्रांति में भी भाग उन्होंने लिया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। उत्तराधिकारी के लिए मुगल परंपराएं, कि जो उत्तराधिकार होगा वो उन मुगलों की क्या परंपराएं थी। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का अधिकारी होता है। ज्येष्ठ क्या होता है बेटा? जैसे आप घर में 4 भाई हो तो चारों में जो सबसे बड़ा है ना वो ज्येष्ठ होता है। तो ये उस नियम में पहले क्या होता था, कई जगहों पर राजा किसको बनाया जाता था? जो सबसे बड़ा होता था, ज्येष्ठ पुत्र को। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं था, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का अधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहादत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब सभी में पूरा राज्य बांट दिया जाता था, उसके हिसाब से काम चलता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायत?
मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब जो उस समय में जो दूसरे राजा महाराजा होते थे उनके साथ कैसे संबंध थे, तालिका 1 को फिर से देखिए। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब जो इनके सामने झुके नहीं ना, उनके लिए तो इन्होंने अभियान चलाया, और जो इनके सामने झुक गए उनके साथ अच्छे संबंध कर लिए। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, मतलब अपनी मर्जी से वो इनके सामने झुक गए। राजकुमार इसका एक अच्छा उदाहरण है, राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मतलब बहुत सारे दूसरे राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां इनके घराने में कर दी, उससे वो थोड़े से इनसे मतलब बच सकते थे इनके अभियान से। दूसरा, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें, मतलब जो उनका वतन था, वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मतलब कई बार क्या करते थे, हरा तो देते थे राजा को, लेकिन उसका अपमान नहीं करते थे, उसको उसी का राजपाट वापस दे देते थे, जिससे वो जो हारने वाला राजा था वो सोचता था कि भाई चलो अच्छा ही इंसान है जिसने मुझे मारा नहीं और मेरे राजपाट पे कब्जा भी नहीं किया, तो इससे थोड़े संबंध अच्छे बन जाते थे। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, मतलब आसान नहीं था ये संबंध अच्छे लगातार बने रहे। एक बार फिर तालिका 1 देखें, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ क्या, वो वहां से कैद खाने से भाग गया और उसने फिर खुद को स्वतंत्र घोषित करके उसके खिलाफ अभियान चलाए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मनसबदार और जागीरदार, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट टाइम करवाया जाएगा। Thank you. Have a good day.